जय हिंद स्टूडेंट्स एंड जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो कवर अप कर रहे थे, जिसमें हमने काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। हमें रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर से कवर अप करना है। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा भी ये लेक्चर जो है वो बनेगा और 11th क्लास की एनसीईआरटी ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉपिक जो है वो सिर्फ सुनने वाले हैं। और रही बात इनसे रिलेटेड नोट्स की, तो वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। और हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम का चैनल गाइस ये हमने रिलीज कर दिया है। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये व्हाट्सएप 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आप, और हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के चैनल को जो है वो ज्वाइन करिए, जहां पर हम आपको प्रॉपर जो है वो सिविल सर्विसेज की टॉपिक वाइज तैयारी जो है वो करवाते हैं पूरे। यानी कि भी अगर आप 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो 500 टॉपिक्स हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, जिससे रिलेटेड पूरे नोट्स आपको वहां पर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्लस साथ ही साथ उस चैनल के अंदर हमने उस चैनल में ऑलरेडी आपको वो टॉपिक्स दे दिए हैं। प्लस इसके अलावा एनसीईआरटी के जितने भी शॉर्ट नोट्स थे उसका कंपाइलेशन भी कुछ दिनों में जो है वहां पर अपलोड जो है वो कर दिया जाएगा, और रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जो है वो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, जो वाकई में सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं। तो अगर आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर उसकी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अब समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक को जो है वो कवर अप करेंगे। अब देखो, गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है बेसिकली, है ना। तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है आपके लिए, राइट। बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंस में लिखने के लिए आपको जो है वो मिलेंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि गांव क्षेत्रों में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। पॉइंट टू बी नोटेड, गांव क्षेत्रों में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करना। इवन महात्मा गांधी जी ने भी एक बार जो है वो कहा था। इसको रुको, मैं 2 पेजेस में पहले कर लेता हूँ। व्यू करते हैं अपन 2 पेजेस। हाँ, जिससे कि और, क्योंकि अब देखो, रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको जो है बताऊंगा, काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो काम की नहीं। और मैं देखो, पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये एनसीईआरटी की किताब है वो 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और आप सिविल सर्विसेज की जो है वो तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग चीजों को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी क्लासेस जो है वो सुनते जाइए, ऑटोमेटिकली चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि रियल प्रोग्रेस इंडिया की जो है did not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers but mainly the development of villages। मतलब महात्मा गांधी जी तक ने कहा था कि अगर इंडिया की वाकई में ग्रोथ देखना चाहते हो या ग्रोथ वाकई में चाहते हो इंडिया की, तो सबसे पहले इंडिया के गांव को डेवलप करो। अब क्यों बोला था? तो भाई आप लोग को ऑलरेडी पता है आज की डेट में कि हमारी कंट्री के अंदर गांव में जो है वो सबसे ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं। 60 to 69% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रिसाइड करती है। तो ये बात आप सभी को पता है। तो इसमें क्या कुछ बोलने वाली बात है क्या, या पढ़ने वाली बात है क्या, याद रखने वाली या समझने वाली बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब हम लोग एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सब को इंप्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये डेवलपमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वहीं पर ही है। अगर इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया का डेवलपमेंट होगा। यस। अब एक सवाल हमेशा ही आता है कि आज की डेट में भी इंडिया में इतनी ज्यादा गरीबी जो है वो क्यों है? क्योंकि हमने मेजोरिटी लोग जहां पर रह रहे हैं उन एरियाज को तो हमने टारगेट ही नहीं किया। हम उन एरियाज को टारगेट करें जहां पर बहुत कम लोग जो है वो रिसाइड करते हैं। तो अगर हम गांव को डेवलप टारगेट करें, गांव की ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो होना पॉसिबल है, और ऑटोमेटिकली लोगों को जॉब्स मिलेंगी, गरीबी की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होंगी। यस। अच्छा, अब क्रेडिट और मार्केटिंग इन रूरल एरियाज की बात करें। ये सब चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, गांव क्षेत्रों में क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम समझ रहे हो, यानी कि बैंकिंग सिस्टम, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसान और जो गांव क्षेत्रों में रहने वाले जो छोटे मोटे ऑन्टरप्रेन्योर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, इनको इजीली लोन जो है वो मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस को और तेजी से जो है वो ग्रो कर सके, या फार्मिंग में और ग्रोथ जो है वो कर सके। अब जनरली क्या होता है कि इन लोग के पास फॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वहां के साहूकार से या जमींदार से वो पैसे जो है वो उधार ले लेते हैं, और एट दी एंड वो कर्जे के बोझ में जो है वो दब जाते हैं, और उनको अपनी जमीन से तक हाथ धो बैठना पड़ता है। राइट, करेक्ट। ये चीज आप बचपन से सुनते आ रहे हो। तो बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को गांव क्षेत्रों में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वो बैंकिंग सिस्टम से जो है वो लोन ले, फॉर्मल सिस्टम से जो है वो लोन ले।
इवन फेयर प्राइस और सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंस के लिए आपको इवैल्यूएट करना होगा कि कैसे क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम गांव क्षेत्रों के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और चैलेंजेस भी आपको जो है पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को आज देखने को मिलते हैं, कि क्यों गांव क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सिस्टम नहीं आ पा रहा। बताओ, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं आ पा रहा। द रीजन बीइंग इज दैट, क्योंकि अब ये सब हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री है, कि इनको प्रॉफिट चाहिए। अब गांव क्षेत्र जो है वो मेनली अभी इनिशियल स्टेज में है, जहां पर कल्याण पहले करना पड़ेगा, वेलफेयर पहले करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर आगे चल के जब ग्रोथ होगी तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। इवन वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो स्टाफ वहां पर पहुंच नहीं पाते। तो भाई जो चैलेंजेस है वही तो उसका सोल्यूशन है। जो प्रॉब्लम्स है कि वहां पर फैसिलिटी नहीं है, तो भाई फैसिलिटी करवाओ। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट कराओ, जिससे कि वहां पर स्टाफ इजिली रह सके जाकर। वहां पर इंटरनेट नहीं, तो यानी कि अर्बन एरियाज जैसी सुविधा अगर गांव क्षेत्रों में होने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर लोग जाने लगेंगे, बिजनेस करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली लोग वहां पर बसने लगेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कब सेटअप हुआ था? 1982, याद रखिएगा। अच्छा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। इसके अलावा गाइस, एग्रीकल्चर का मार्केट सिस्टम इंडिया के गांव क्षेत्रों में, गांव रूरल एरियाज में अ, हम लोग को जो है वो मतलब कोर, आप कह सकते हो कि कोर सेक्टर है। एग्रीकल्चर का मार्केट सिस्टम इंडिया के रूरल एरियाज का कोर है। बात समझिएगा। ये मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश करी कि एग्रीकल्चर का मार्केट सिस्टम इंडिया के रूरल एरियाज का कोर है। सिंपल शब्दों में आपको पता है कि भाई जितनी भी सब्जी भाजी, ग्रेन्स, ये कहां से आ रहे हैं? गांव से आ रहे हैं। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर का जो मार्केट सिस्टम है वो इंडिया के रूरल एरियाज का कोर है। गांव क्षेत्रों में रूरल एरियाज का मेन बिजनेस क्या है? मेन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर ना। और पूरे इंडिया में अगर उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो जब तक रूरल एरिया से वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक कैसे अर्बन एरियाज तक पहुंच पाएगा या कहीं पे भी पहुंच पाएगा? नहीं ना। तो कोर इसलिए इसको कहा जाता है। तो एग्रीकल्चरल मार्केट को और बेहतर और एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है। गांव क्षेत्रों में मार्केट लिंकेजेस को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। तो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। बट पता है, बहुत वाकई में बहुत बुरी हालत जो है वो खराब है। मैं आप मार्केट की अगर मैं आपको बात करूं, स्पेशली एग्रीकल्चर में, ये है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम से रिलेटेड पूरी ये चीज डिटेल्स दी हुई है। बट आपको मेनली बताऊं क्या समझना जरूरी है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी बीच में, जैसे मैंने आपको शायद बताया होगा कि मेरे एक फ्रेंड है, मतलब जो जिनके पिताजी जो है वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, एक्स आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड हो गए। तो वो एग्रीप्रेन्योर है, मेरे जो फ्रेंड है वो एग्रीप्रेन्योर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर जैसे शहर में 15 रुपए किलो जो है वो गोभी गोभी चल रही है। 15 नहीं, 15 या 20 रुपए किलो गोभी का रेट चल रहा है। और 15 रुपए में 50 किलो गोभी किसान से जो है वो खरीदी जा रही है मंडी में। सोचो आप, मंडी में है, मतलब 15 रुपए की 50 किलो मंडी में है। तो सोचो किसान के पास तो और कितनी कम में जो है उसको बेचना पड़ रहा होगा। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी, बहुत बुरी स्थिति है। इसी बुरी स्थिति को जो है वो सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट मिले, जिससे कि वो और मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। वरना अगर वो काम छोड़ देंगे तो देश भुखमरी से मर जाएगा। भुखमरी से पहले आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा। तो पहले तो वो आउट ऑफ पॉकेट होगा, फिर उसके बाद फिर वो भुखमरी से मरेगा। तो ये चीज है। तो मार्केट रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चरल मार्केट को ऑर्गेनाइज और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। अब हमने एमएसपी लेकर आए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बारे में डिटेल में आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इसका सिस्टम भी किसान को बेटर प्राइस जो है वो दे सकता है। बट एमएसपी सभी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल नहीं है। और हमें बेसिकली फोकस करना है आज की डेट में एक बेहतरीन सप्लाई चेन के ऊपर। क्योंकि नॉर्मल सी चीज, अगर किसान कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनका अगर सामान जल्दी जल्दी मार्केट पहुंच जाए और जल्दी जल्दी उनको पैसे मिल जाए किसानों को, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो दूसरी एक्टिविटीज में जो है वो फोकस करेंगे, यानी कि दूसरे ग्रेन्स के ऊपर, या अपनी साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्शन की।
तो फायदा मिलेगा। तो सप्लाई चेन को सॉलिड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना, फ्रॉम फार्म टू फोर्क। फोक बोलते हैं ना अपन, फोक कांटे चम्मच को। फ्रॉम फार्म टू फोक, ये कंसेप्ट है एक, कि हमें इस इतना लिंकेज क्रिएट करना है कि खेत से लेकर हमारी टेबल तक खाना जो है वो जल्द से जल्द पहुंचे। इस पर सरकार हालांकि जो है वो काम कर रही है, वेरियस स्कीम्स इस पर फोकस जो है वो कर रही है। मेगा फूड पार्क हो गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अलावा गांव क्षेत्रों में और भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जैसे नॉन फार्म सेक्टर के में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, इसको डेवलप करें, तो और रूरल एरियाज में ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे सेक्टर्स गांव क्षेत्रों के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसानों को नॉन फार्मिंग स्किल सिखाना जरूरी है ताकि वो अपने इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर सके। तो मेंस के लिए आपको रूरल डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसीज और उनके इम्पैक्ट पर काम करना पड़ेगा, कि गांव क्षेत्रों में सिर्फ एग्रीकल्चर ही हम लोग नहीं देखें, दूसरे एरियाज पर भी जो है वो फोकस करें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस जो है वो करेंगे तो वहां पर रहने वाले लोगों को और आजीविका मिल सकेगी। आपने शायद एक टर्म जो है वो सुना होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सुना है कि नहीं सुना? कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिख कर कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब जैसे एक खेत है, खेत में जो है वो 4 लोगों की जरूरत है, बट खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 6 लोग जो है वो फालतू में काम कर रहे हैं, है ना। बट अगर हम गांव क्षेत्रों के अंदर नॉन फार्मिंग सेक्टर जो है उसको ग्रो करवाएं, नॉन फार्मिंग इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो करवाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिमेनिंग 6 लोग हैं वो कहीं और काम करेंगे और उससे उनको और पैसा जो है वो मिल सकेगा। और जब पैसा उनकी जेब में आएगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट गांव क्षेत्रों में होगी। एज सिंपल एज दैट। तो वी हैव टू फोकस ऑन अदर एरियाज ऑल्सो। और प्लस मेन इंपॉर्टेंट चीज स्किल डेवलपमेंट। किसानों को नॉन फार्मिंग स्किल्स सिखाना जरूरी है, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में सबसे ज्यादा। देखो, अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग एरियाज में एनिमल हस्बेंड्री पर फोकस करें, है ना। फिशरीज पर जो है फोकस करें, हॉर्टिकल्चर पर फोकस करें, ठीक है। और भी दूसरे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड जो है वो स्टैब्लिश करें। जैसे वहां पर आप जो है वो कुछ छोटी मोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो जो बाद में चल के बड़े बन जाए। ये चीज है। फिर आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट गाइस गांव गांव क्षेत्रों में एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करने से रिलेटेड है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके हम रूरल डेवलपमेंट के इको फ्रेंडली, आप कह सकते हो कि एरिया में जो है वो घुस सकते हैं, कि इको फ्रेंडली काम जो है वो हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और पानी बचाकर, मिट्टी को सही तरीके से मैनेज करके, है ना, ऑर्गेनिक इनपुट्स का उपयोग जो है वो करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये फार्मिंग प्रैक्टिस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल है और किसान को बेटर रिटर्न जो है वो दे सकती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आज अभी जैसे हमने करंट अफेयर्स में एक टॉपिक जो है पढ़ा था नैनो फर्टिलाइजर का, है ना। तो इसकी जानकारी भी आपको होना जो है वो जरूरी है। अचानक एकदम से तो हम एक दिन फर्टिलाइजर को बंद करके जो है वो एकदम से ऑर्गेनिक तो कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। इवन जैसे आपको पता है कि पहली हमारी ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि हमारी पहली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है? वीडियो को पॉज करो और लिखो। सिक्किम। सिक्किम पहली ऑर्गेनिक स्टेट है गाइस। बट डू यू नो कि सिक्किम के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसके बारे में किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि इस चीज को कहीं कभी मतलब तेजी से प्रमोट ही नहीं किया गया। और मुझे जो है वो कैसे जो है पता लगा, मेरे एक स्टूडेंट के थ्रू। मैं ऑफलाइन जो है वो क्लास ले रहा था, तब उस समय मेरे एक स्टूडेंट ने जो है मुझे इस चीज के बारे में बताया कि सर सिक्किम में स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई। सिक्किम हुई, भूटान हुई, जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग कर रहे थे, तो उससे उनको भारी नुकसान जो है वो हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डाउन हो गया ना। अब प्रोडक्शन डाउन होगा कंपैरेटिव टू फर्टिलाइजर, तो प्रोडक्शन तो डाउन होगा ही होगा। तो फिर वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे किसान? तो नहीं कर पाए, अगेन फर्टिलाइजर वहां पर जो है वो शुरू हो गए। तो हमें बेसिकली सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना है, इसलिए तो आज की डेट में नैनो फर्टिलाइजर पर फोकस हो रहा है। कि हम एकदम से बंद करेंगे तो दिक्कतें आ सकती, तो इसलिए हम स्लोली स्लोली चीजों को जो है वो कम करें, बंद करें। तो ये चीज है। तो बस यही था गाइस इस चैप्टर के अंदर पूरी बातचीत, और कुछ नहीं था इस चैप्टर के अंदर। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी सिर्फ आप लोग के लिए वो सुनने वाला है। एम्प्लॉयमेंट और वर्कर से रिलेटेड ये चैप्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन और दूसरे मुद्दे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन और कुछ और मुद्दे के बारे में जो इंडिया के लेबर मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ गाइस हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। लेकिन आज के टाइम में इनफॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड जो है वो काफी बढ़ गया है। इनफॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारी इकोनॉमी में फॉर्मल जॉब्स की जगह इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब ज्यादा ग्रो कर रही हैं। इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल सेक्टर पता है आपको क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में जॉब करते हो, एक अच्छी वेल टू डू कंपनी, राइट? तो फॉर्मल जॉब हुई। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो जहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी, चलो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल रही, बट आपको एटलीस्ट अलाउंसेस मिल रहे हैं, राइट? प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था है आपके लिए, है ना? आपको वर्कर सेफ्टी है, राइट? तो बहुत सारे मेजर्स आपको मिल रहे हैं। बट जो लोग जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, चाउमीन का ठेला लगाकर चाउमीन जो है वो चला रहे हैं, दे आर इनफॉर्मल वर्कर्स, बट कंपैरेटिवली दे आर अर्निंग अ लॉट, है ना? जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो वहीं 2 लाख रुपए महीना जो है वो एक चाउमीन के ठेले वाला कमाता है। बट अगर वो कमा अच्छा रहे तो सरकार क्यों बोल रही है कि उनको फॉर्मलाइज करो? देखो यार बॉस, वो कमा तो अच्छा रहे हैं, बट एक्चुअली एक और सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले हो, तो आपको इस एंगल से भी चीजों को देखना जरूरी है। अच्छा, इस बात पे तो मेरी एग्री करते हो आप लोग कि एक व्यक्ति जो है वो 9 to 6 जॉब जो है वो कर रहा है, 9 to 5, 9 to 6 जो भी वो जॉब जो है वो कर रहा है या कर रही है, उसको महीने के 30,000 रुपये मिल रहा है। लेट से 30,000 रुपये, 30,000, चलो 40,000, ठीक है, बुरा मत मानो, 40,000 है ना, पर मंथ मिल रहा है ना? बढ़िया, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, अच्छी पोस्ट है, रिस्पेक्टेबल है, सब कुछ है ना? और वहीं उसी ऑफिस के नीचे एक चाउमीन वाले भैया, या चलो चाउमीन छोड़ो, फुल्की वाले भैया, है ना? फुल्की पानी पूरी समझते हो ना, पानी पूरी वाले भैया, वो पानी पूरी वाले भैया जो है वो दिन के 5,000 रुपये कमा रहा है। दिन के 5,000 रुपये, ये मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है, लोग कमाते हैं भाई। तो 30 दिन का कितना हो गया? चलो 1.5 लाख हो गया, खर्चा वर्चा हटा के 1 लाख रुपए, है ना? 80,000 चलो मान लो। तो जो 40,000 रुपये कमा रहा है 9 to 5, और दूसरा जो कमा रहा है 80,000 रुपये कमा रहा है, तो इनफॉर्मल वर्कर की कमाई तो काफी अच्छी हो गई। क्यों सरकार फिर बोल रही है कि इनफॉर्मल को छोड़ के फॉर्मल में आए? उसका रीजन सबसे बड़ा गाइस क्या है? पहला रीजन, पहले अच्छी बात करते हैं फिर अपनी बात करेंगे, है ना? क्योंकि देखो क्या होता है, सरकार जो होती है वो सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझाएगी तो लोग ऑफेंस कर जाएंगे। तो सरकार ये ऐसे समझाती है, और जो आपको भी इन फ्यूचर समझाना है, पहली चीज तो ये होती है, सरकार बोलती है कि अरे भाई तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, पैसा ही नहीं तुम्हारे पास, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे तब तक तुम कमा रहे हो, जहां तुम रिटायर हो गए वहां दिक्कत हो गई। दूसरा, तुम्हारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कंपनी अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, फॉर्मल सेक्टर में रहोगे तो कंपनी तुम्हें ऑफर करती है, सब कुछ देखती है तुम्हारा। इनफॉर्मल सेक्टर में रहोगे तो कुछ नहीं तुम्हारा देखा जाएगा, ना तुम्हारे यहाँ पे एक लड़का काम कर रहा है। अब चलो ठीक है, अपन उस ओनर की बात नहीं करते, जैसे कंपनी का ओनर अलग कमाता है, एम्प्लॉय अलग कमाता है, अपन बात करते हैं फुल्की वाले ने एक लड़के को रखा हुआ है अपने पास 8,000 रुपये महीने में, ठीक है? यहां पर बात उस 8,000 रुपये महीने वाले लड़के की है। उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम फॉर्मल में शिफ्ट हो, या फिर ये पूरी चीज को, पूरे स्ट्रक्चर को, जो फुल्की का स्ट्रक्चर उसको फॉर्मलाइज बना दो। अब सवाल उठता है कि इससे तो पूरा फायदा जो है वो किसको हो रहा है? लोगों को होगा, जनता को होगा, बट एक्चुअली में इससे ज्यादा बड़ा फायदा सरकार को होने वाला है। क्योंकि इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? इससे सरकार का ही लॉस हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो सरकार भैया बहुत पावरफुल है और बहुत दिमाग वाली है। वो बोल रही है कि बेटा हमें आपको, हम तो आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में भला जो है वो सरकार को चाहिए। तो आपको अगर सिविल सर्विसेज में, अब सोच रहे हो, अब जब मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया होगा तब आपके दिमाग में बत्ती जले होगी कि अरे हाँ सर, इस एंगल से तो चीजों को देखा ही नहीं। तो बेटा यही तो है सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपको उस एंगल से चीजों को देखना है जिस एंगल से गवर्नमेंट देखता है, इंस्टीट्यूशन देखता है, बट वो बोलता नहीं है, बताता नहीं है, लिखता नहीं है। तो दिस इज द क्वालिटी, और यही माइंडसेट जैसे ही आपका डेवलप होगा, यू आर इन अ पोजिशन टू बिकम एन ऑफिसर। होगा, डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। तो ये चीज जो है वो हमने देखी, है ना? तो काफी तेजी से ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में इनफॉर्मलाइजेशन का, एक सीरियस मुद्दा हमारी इकोनॉमी के लिए बन गया है।
अब देखो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कितनी नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, दैट वी कॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक है, इस इन सब के नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, यू डोंट हैव टू वरी। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो, उसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि कितनी नई जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए अवेलेबल है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो काफी वेरीड है, और ये सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, आपको ये समझना होगा कि कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ग्रो हो रहा है और किस सेक्टर में स्टैग्नेशन हो रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ये तीन सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आपको ऑलरेडी पता है ना। तो आपको ये जानना है, ये एनालाइज करना जरूरी है कि किस सेक्टर में ज्यादा जॉब्स मिल रही हैं, किस में कम हो रही हैं। अब जिसमें ज्यादा हो रही हैं तो हम उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, दूसरी तरफ जो है वो स्विच करें। जैसे कि एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसको खत्म करने के लिए सरकार वहां पर छोटी छोटी अगर मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है वो स्टैब्लिश कर दे, तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चर में जो ओवरबर्डन है एम्प्लॉयमेंट का या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो जो है वो स्विच कर जाए एक्चुअल रियल एम्प्लॉयमेंट में, है ना। तो ये फायदा होगा। तो इंडिया में इनफॉर्मल जॉब्स की अगर हम जो है वो चर्चा करें, इसका साइज गाइस काफी बड़ा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इसमें है, कैजुअल लेबर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर शामिल हैं। ये इनफॉर्मल जॉब सिक्योर नहीं होती हैं और उनमें सोशल सिक्योरिटी और जॉब बेनिफिट की कमी होती है, ऐसा हम लोग बताते हैं, बट एक्चुअल में हम क्यों फॉर्मलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको मिल ही गया है। तो इनफॉर्मल सेक्टर की डेफिनेशन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेक्टर बहुत बड़ा है और इसमें मेजर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, और इनफॉर्मल वर्कर्स को कई बार जो है वो लो वेजेस का सामना करना पड़ता है, पुअर वर्किंग कंडीशन का, और उनको काफी सारे बेनिफिट जो है वो नहीं मिलते हैं जो उनको मिलना चाहिए। राइट। अब मैंने बताया ना, फुल्की वाले के पास जो 8,000 रुपये महीने में लड़का काम कर रहा है, वो इनफॉर्मल वर्कर है। उस लड़के को कल को कुछ भी हो जाता है तो फुल्की वाला जो है वो उसकी देखभाल नहीं करेगा। राइट, फुल्की वाला जो है वो अपने हाथ खड़े कर देगा कि भैया मेरे पास जब तक आ रहे हो तब तक पैसे दूंगा, जब तक कुछ हो जाए तो मैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता बॉस। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जो है वो ज्वाइन किए हो, तो अगर आपको कुछ होता है, और कंपनी तो वो लीव भी देती है ना, पेड लीव वगैरह, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर तो भाई हफ्ते 7 के 7 दिन आना है, मतलब आना है किसी एक दिन जो है वो छुट्टी कर लोगे तो मालिक जो है वो पैसे काट लेगा। तो ऐसी तो हरकत है। ऐसी हरकत मतलब आजकल गिग इकोनॉमी में भी हो गई है। गिग गिग इकोनॉमी जो है वो समझते हो ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के लिए, गिग इकोनॉमी। तो इसमें भी सेम यही चीज है कि इसमें भी कोई वो नहीं है। तो उसके लिए देखो, पता है, अगर कोई व्यक्ति एज ए गिग वर्कर के तौर भी काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एटलीस्ट ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस हो। अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो मेरे पीछे मेरा परिवार जो है परेशान ना हो, खर्चे को लेकर प्रॉपर व्यवस्था जो है वो हो जाए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि सेविंग्स सेविंग्स के अलावा मैं तो बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। आपके पास थोड़ा पैसा है ना, आप म्यूचुअल फंड्स में डालो। हाँ ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वी नो अबाउट इट, बट एटलीस्ट डालो, और वो भी कैलकुलेटिव तरीके से। समझदार लोग की बात कर रहा हूँ। और जो समझदार नहीं है तो उनको एफडी बना लेनी चाहिए, या रिकरिंग डिपॉजिट अपना ओपन कर लेना चाहिए कि भाई हर महीने में इतना जो है वो डिपॉजिट करूंगा या करूंगी। ये करना चाहिए, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा थोड़ा पैसा, या फिर गोल्ड गोल्ड पर सेविंग भी बहुत अच्छी चीज है, कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो बढ़कर जो है एक बड़ा बन जाता है इन फ्यूचर। ठीक है। अब ये इनफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, तो देखो यार, इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम इंडस्ट्रीज अपने वर्कफोर्स को जो है वो आउटसोर्स करती है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अब इससे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो आप कि कई बार कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, वो बाहर से दूसरी जगह से जो है वर्कर्स को कुछ समय के लिए लेकर आ जाती हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज और लेबर लॉज जो फॉर्मल सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर को प्रमोट भी जो है वो करते हैं। राइट, तो ये भी है। कई केसेस में लोग पैसा बचाने के लिए जो है वो अपने कंपनी को रजिस्टर नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती हैं कि टैक्स कटेगा, ये होगा वो होगा, है ना। ठीक है।
और टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से ट्रेडिशनल जॉब खत्म हो रही है और लोग फॉर्मल इनफॉर्मल जॉब्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। देख रहे होगे आप कि लोग जो है वो अपनी कंपनी को छोड़ के बर्गर पिज्जा जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं, फूड आइटम्स जो है वो बेच रहे हैं। राइट, बहुत चल रहा है ये सब। लोगों ने अपनी दुकान जो है वो खोल दी है कंपनी को छोड़कर। मेरे मेरे खुद एक फ्रेंड है जिसने यही चीज देखी कि भाई मेरी, वो अमेजोन में काम करता है, तो उसने देखा कि भाई उसकी बिल्डिंग के बाहर जो है वो शॉर्मा वाला जो है वो दिन के 10-10 20-20 हज़ार रुपए बना रहा है। खड़े होके देखता था, तो उसको लगा चलो यार मैं भी अपना जो है वो ओपन करता हूँ, तो उसने भी अपना एक कार्ड जो है वो ओपन किया है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ पीपल वांट्स टू अर्न, तो करो भाई, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब जेब में पैसा होगा ना तब होगी इज्जत। तो ये चीजें हैं। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ के बीच में ये एम्प्लॉयमेंट फैक्टरीज ये है, ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ के बीच में लिंक है। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि थियोरेटिकली इंप्लॉयमेंट भी जो है वो ग्रो करनी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ के बाद भी इंप्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि जो रिचेस्ट लोग जो हम लोग को जो है वो देखने को इनकम गैप है ना यार, इनकम गैप। और वो इसलिए है क्योंकि लास्ट चैप्टर याद करो, रूरल एरियाज पर फोकस नहीं है हमारा, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। इन क्षेत्र में अगर हमने फोकस कर दिया ना रूरल एरियाज में, तो एक हाइप क्रिएट हो जाएगी। इंडिया जो है वो काफी तेजी से रॉकेट की तरह जो है वो ग्रो करेगा, अगर रूरल इंडिया पे हमने दम लगा के काम कर दिया तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है गाइस वो काफी स्ट्रक्चरली इम्बैलेंस्ड है। कुछ सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, जबकि दूसरे सेक्टर में जो है वो स्टैग्नेशन जो है वो आ चुका है। ये वाला सेक्टर हो गया, चाहे आप सर्विस सेक्टर ले लो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, लेकिन ये ट्रांजिशन बहुत स्लो है। गांव क्षेत्रों और अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में काफी गैप्स है। अर्बन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन गांव क्षेत्रों में लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। अरे गांव क्षेत्रों का, अब तो शहरी क्षेत्रों में भी लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए मनरेगा इनिशिएटिव, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसे इनिशिएटिव जो है वो लेकर आए। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो ये सब चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसर रचनाएं। तो हमारे आसपास जो बिल्डिंग है, ब्रिज है, राइट, तो ये क्या है? रोड्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन काफी मिक्स्ड है। कुछ एरियाज में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज में अभी भी काफी गैप्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल वेलफेयर और बिजनेस ग्रोथ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, जैसे कि आप ही के शहर में कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो एरिया बकायदा चकाचौंध, मतलब देख के मजा आ जाए भाई, कि वहां पर आप जाओ तो आपको लगे कि भाई ये कहाँ आ गए यार, है ना। तो मतलब उस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट है। जब आप उस एरिया में एंटर करते हो ना तो और नहीं, चलो छोड़ो ये एग्जांपल, छोड़ो फर्जी एग्जांपल है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। जब आप किसी महंगी जगह पर एंटर करते हो, जैसे महंगे होटल में एंटर करते हो, या किसी रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे हो महंगे, या महंगी पार्टी में जा रहे हो, किसी की शादी है और वो बड़ी धूमधाम से उन्होंने बनाई है, बिल्कुल टिप टॉप महंगी है बिल्कुल, मतलब देखते ही लग रहा है कि भाई गजब माहौल रचा है, तो हल्का सा अपना एटीट्यूड चेंज नहीं हो जाता? थोड़े से हम रिजर्व हो जाते हैं। लोग कचरा अगर फेंक, यानी कि अपना जो प्लेट्स या कोई जो भी, यानी कि टिश्यू वगैरह प्रॉपर जगह पर फेंकते हैं, राइट, क्योंकि वहां पर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाए दिखाया जा रहा है, राइट, कि भाई हर एक चीज जो है वो वेल मैनेज्ड है ना। इट हैपेंस बॉस, आपका एनवायरमेंट ही जो है वो आपको बिहेव करने के लिए मजबूर करता है। अब लेट्स स्विच द सिचुएशन। सेम व्यक्ति जब ऐसे एरिया में जा रहा है
कि जहां पर देख रहा है कि चलो ठीक है यार, कॉमन मैन है टाइप के लोग, कोई सूट वूट नहीं पहना, नॉर्मल ड्रेस वगैरह, किसी ऐसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में चले गए, है ना, तो आपको अगर हंसी आ रही तो आप हा 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 करके हंस भी सकते हो तेजी से, है ना, आप रिजर्व नहीं होते। बट वो महंगी पार्टी में अगर आपको हंसी आ रही है तो भी आप अपना कंट्रोल करोगे और चुप, बिल्कुल हाँ अरे ठीक है अरे बढ़िया। आई थिंक यू हैव ऑब्जर्व दीज थिंग्स। करिए कि नहीं? किस किस ने करी ये चीज ऑब्जर्व जो मैं बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना। किया ही होगा बॉस। तो ये होता है भाई। ये अब आप बोल रहे हो कि अरे सर आप ये वाले टॉपिक, मतलब इस टॉपिक पे ऐसे कैसे आप चले गए। अब मैं समझाता हूँ ऐसे कैसे चला गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, है ना, चीजें अगर साफ सुथरी होंगी तो लोग उसे गंदा नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, लोग जो है वो थोड़े से स्टैंडर्डाइज फील करेंगे कि वो अच्छी जगह में रह रहे हैं, है, अच्छा उनका एनवायरमेंट है। लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना समझ के उसको प्रोटेक्ट करने पर काम करेंगे, है ना। तो ये चीज होगी। बट आप ये देखो, एक्सेप्शन हर जगह होता है। अब आप ये कमेंट मत करना कि अरे नहीं सर, कुछ लोग तो ऐसे फर्जी होते हैं कि लाइट लगाई और लाइट तोड़ दी सरकार की। अभी लोग तोड़ रहे हैं ना, आपने रील्स वगैरह देखी होगी प्रयागराज की, महाकुंभ के लिए ट्रेनें तोड़ी जा रही है। बट आपने शायद वो वाली रील्स भी देखी होंगी कि जो व्यक्ति ट्रेन तोड़ रहा है पीछे से पुलिस वाला आके उसको फोड़ रहा है ना। तो ये भी जरूरी है भाई, जैसे के साथ तैसा, जो करेगा उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सॉलिड होता है तो उस पर अच्छा काम होता है, अच्छा लोग जो है उस पर फोकस करते हैं, उसको और बेहतर बनाने पर काम करते हैं। जाइए दिल्ली मेट्रो, प्राइवेटाइज है, कोई थूकेगा तो उस पर 500 रुपए का चालान है, वो ठुकाई अलग, अगर ऑफिसर का दिमाग खराब रहा तो ये चीज बहुत जरूरी। लोगों को जब तक दंड नहीं दोगे ना तब तक लोग ठीक नहीं होंगे। इसलिए दंड बहुत जरूरी होता है, और सबसे बड़ा दंड जो होता है वो इकोनॉमिक दंड होता है। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, किसी को मारने पीटने के ऊपर टारगेट मत करो। अगर तुम्हारा किसी ने बुरा किया है तो तुम उसे बर्बाद कर दो इकोनॉमिकली, पैसों से बर्बाद कर दो। तो जब सामने वाला व्यक्ति जब पैसों से हताश होता है, बर्बाद होता है ना, तो दुनिया जो है वो उसके मजे लेती है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसके कमाने के सोर्स को खत्म कर देना है। तो चलिए हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो बेसिक सिस्टम्स और फैसिलिटी जो एक कंट्री को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, जिसमें आ गए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, राइट, पोर्ट्स, बंदरगाह, एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेन्यूएबल एनर्जी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेलीकम्युनिकेशन में इंटरनेट, टेलीफोन सर्विस, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। हॉस्पिटल, स्कूल, हाउसिंग, बिल्डिंग, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट कौन से हैं, अब इसमें से जो ढंग से नहीं पड़ेगा वो इंटरनेट को मार्क ही नहीं करेगा, बोलेगा अरे इंटरनेट थोड़ा ना होता इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो तो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अरे बॉस, ये जो केबल लाइन बिछती है ना ब्रॉडबैंड की, उसी से तो आता है इंटरनेट, तो वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सिंपली बस ध्यान में रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो बेसिक सिस्टम और बेसिक फैसिलिटी जो एक कंट्री को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है, सिंपली। तो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के की सेक्टर्स समझ आए और किस तरीके से इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। देखो यार, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब कंट्री में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रोड अच्छी है तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचेगा, और सामान पहुंच गया तो मतलब ट्रेड तेज हो रहा है, ट्रेड तेज हो रहा है तो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है, फ्यूल एफिशिएंट रहेगा तो शिपिंग कॉस्ट कम होगी, शिपिंग कॉस्ट कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मूथ होगी। तो आपको ये समझना भी जरूरी है कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ को बेनिफिट होता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सेस टू मार्केट प्रोवाइड कराता है, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करता है। तो मेंस के लिए आपको इवेल्युएट करना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और किस सेक्टर में गैप्स है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम जो है वो चर्चा करें, एनर्जी हो गई है,
ट्रांसपोर्ट वाला कहाँ गया? स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मिनट रुकना। हेल्थ सेक्टर हो गया। कंक्लूजन में क्यों आ गए? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ आपको अलग से। ये इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा ये पावर सेक्टर है। एनर्जी में तो हमें पता है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी होती है। चलो इस पर दिया नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना जरूरी है। इंडिया में रोड नेटवर्क, रेलवेज, एयरपोर्ट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे और गांव क्षेत्रों में रोड्स को कनेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, पता है आपको। और रेलवे का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्रेड को बूस्ट करता है। एयरपोर्ट की कैपेसिटी को एक्सपेंड करके इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। और अब तो हम लोग उड़े देश का आम नागरिक जैसे इनिशिएटिव से जो है वो हम लोग मतलब इसमें वृद्धि कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं एयर ट्रैवल को, कि जिससे लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी पहुंच भी पाए और साथ ही सामान भी पहुंच सके। ऐसे ही इंडिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई जैसे, है ना, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गांव क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंप्रूव करना जरूरी है। और अर्बन एरियाज में स्मार्ट ग्रिड्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, जिससे वेस्टेज वगैरह ना हो। सोलार और विंड एनर्जी को प्रमोट करके इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबल बना सकता है, जिस पर इंडिया काम कर ही रहा है। 2030 तक क्या टारगेट है हमारा? कितने गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी हम लोग को जो है वो जनरेट करनी है, बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर। फिर इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने से अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को मैनेज किया जा सकता है। सस्ते घर, जिसे स्लम एरियाज ना बने, स्लम एरियाज नहीं बनेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लीन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए। लोगों की हेल्थ खराब होगी तो अगेन इकोनॉमिक लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, जैसे फंडिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काफी महंगे होते हैं। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन का बूम हो रहा है काफी तेजी, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर बसी हुई है। ये भी एक बड़ी मैनेज करने के लिए खतरनाक सिचुएशन। और अगर बाई चांस वहां पर कोई डिजास्टर आ जाता है किसी प्रकार का, तो और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कई बार लैंड एक्विजिशन को लेकर वो हो जाता है ना मुद्दे, जैसे बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो लैंड एक्विजिशन को लेकर फंसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करने से पीछे कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हम तेजी से ग्रो करेंगे इकोनॉमिकली, है ना। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, जैसे आप वाला प्रोजेक्ट देख लो आप, ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार के प्रोजेक्ट पे 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की बात हो रही है, इसलिए उस प्रोजेक्ट की आलोचना जो है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो ऐसी चीजें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। बस ये इंफ्रास्ट्रक्चर में यही था, बाकी और कुछ नहीं। चैलेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स। ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को और इम्प्रूव करना जरूरी है, जिससे कि लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बचा सके। इसलिए हम लोग ये आयुष हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं, जन आरोग्य केंद्र, इसको हमने जो है स्टैब्लिश किया है जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। आयुष्मान भारत तो आपको पता ही है, लेटेस्ट इनिशिएटिव हमारा, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है। ये भी टॉपिक आपको आता ही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक लिमिट तक हमें चलाना जरूरी है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। एनवायरमेंट को हमेशा से इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, पता ही है आपको। भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे कितनी देरी से इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। यस, कितनी कमाई हुई, बट अफेक्ट और इम्पैक्ट किसको हुआ? एनवायरमेंट को, पर्यावरण को, है ना।
तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उतना ही एक्सप्लॉइटेशन करें जितना उसको चांस दे सकें दोबारा से ठीक होने का, और फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस पर काम करना कहीं सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो जरूरी है, सबसे ज्यादा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मुझे आप लोग को जरूरत नहीं है जो है बताने की, आपको ऑलरेडी पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या है। आज की नीड्स को हम इस प्रकार से फुलफिल करें, मतलब ऐसा डेवलपमेंट करें कि आज की नीड्स भी फुलफिल हो जाए बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज किए। तो इसका गोल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो। अब इंडिया में एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज आप देख ही रहे हैं कि हो ही रहा है, अलग अलग फैक्टर्स के कारण, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत बड़े मुद्दे जो है वो बन गए हैं। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। ओजोन ओजोन लेयर जो है वो हमारी खराब होती जा रही है क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स के थ्रू। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट्स है जो आपको ऑलरेडी पता ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया कुछ मेजर स्ट्रेटजीज को जो है वो इंडिया को मेजर स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। पेड़ पौधे लगाएं हम लोग, वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, राइट, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर फोकस करें। तो ये चीज है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये प्लान क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सोलर एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी पर जो है वो मेनली फोकस जो है वो किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी अच्छा टॉपिक है, काफी कॉमन टॉपिक है। देखो, स्ट्रेटजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें। सोलर एनर्जी हुई, ये हुई, हाइड्रो पावर प्लांट्स हुए, थर्मल एनर्जी हुई, एलपीजी का, गोबर गैस का रूरल एरियाज में उपयोग हो, सीएनजी का अर्बन एरियाज में उपयोग हो, विंड पावर, सोलर पावर, है ना, मिनी हाइडल प्लांट्स, बायो कंपोस्टिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस का हम लोग जो है वो इस्तेमाल करें कि कम से कम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, और मिट्टी को जो है वो स्वस्थ बनाने के ऊपर नेचुरल या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो है वो करें। बायोपेस्ट कंट्रोल पर फोकस करें। ऐसे प्लांट्स को जो है वो लगाएं जो ऑटोमेटिकली दूसरे कीड़ों को जो है भगा सके, है ना। तो ऐसा भी होता है, आपको बताइए, इस प्रकार की प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है। तो इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इस टॉपिक को जो है हम लोग कवर करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म के बैकग्राउंड्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है ये। बस मेरे ख्याल से ये लास्ट चैप्टर है ये वाला, है ना। यस, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो पहले जो बता रहा हूँ वो पहले सुनो, फिर अपन आगे इस पर जो है वो चर्चा करेंगे। देखो यार, सार्क, यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जो इंडिया की वेरियस, इंडिया या फिर वर्ल्ड लेवल पर वेरियस पॉलिसीज जो है वो डिजाइन करते हैं, राइट। जैसे G20 जो है वो ले लीजिए, ट्रेड डेवलपमेंट ग्रोथ पर फोकस करता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो है फोकस करता है, डेवलपमेंट पर फोकस करता है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के 27 कंट्रीज के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, है ना। तो ये ऐसे हम लोग को इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, बट आसियान प्लस इंडिया की एक डील हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज के, जैसे ही चाइना जो है वो आजाद होता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है वन पार्टी रूल के तहत, तो उस समय उसने वेरियस पॉलिसीज लेकर आए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF कैंपेन जो है वो 1958 में शुरू हुआ, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर टारगेट किया मैसिव स्केल में। तो चाइना जो बना है ना आज की डेट में, वो अपनी पॉलिसी के थ्रू बना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसकी पॉलिसी थी। कम्यून सिस्टम के अंदर लोगों ने जो है वो कलेक्टिव लैंड को कल्टीवेट किया,
मतलब मिलकर जो है वो जमीन को जो है वो बोया, मास लेवल पर इन्होंने प्रोडक्शन किया। तो जब आप मास लेवल पर प्रोडक्शन करते हो तो आपको ग्रोथ अच्छी मिलती है। हमारे यहाँ पर किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से कम की जमीन पर जो है वो गुजारा कर रहा है। इसीलिए तो आज की डेट में कोऑपरेटिव फार्मिंग पर हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, है कि नहीं? कोऑपरेटिव्स बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सहकारिता जिसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज है, ऐसे ही ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसके तहत स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जो है उनको काम करने के लिए कंट्री के बाहर जो है वो भेजा गया कि आप बाहर जाओ, काम करो, सीखो। और प्रेजेंट डे चाइना जो बना है वो अपनी पॉलिसीज के कारण जो है वो बना है ना। इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान जो पहले भी मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ। सेकंड 5 ईयर प्लान पे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो है फोकस किया। बट चाइना ने स्टार्टिंग से ही जो है फोकस जो है वो किया था किस चीज के ऊपर? मास प्रोडक्शन के ऊपर, है ना। बट हमने स्टार्टिंग से मास प्रोडक्शन पर फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या है इसके पीछे का रीजन, ये पूछती है यूपीएससी आपसे। क्यों नहीं किया भाई? ऐसा क्या हो गया कि हमने जो है मास प्रोडक्शन पर टारगेट नहीं किया? देखो बॉस, हम लोग नई नई इकोनॉमी बने थे। अच्छा तो क्या हुआ, चाइना भी तो नया नया बना था, रिपब्लिक है। फिर उसने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो यार बॉस, द पॉइंट इज दैट कि हमारे यहाँ सबके विचारों को सुना जाता है, और चाइना के यहाँ सिर्फ वन पार्टी रूल चलता है। अरे हमारे यहाँ भी तो वन पार्टी रूल चल रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर हर एक रीजन पे अलग लीडर्स है, वहां पर एक सिंगल माइंडसेट के लोग जो है वो हर रीजन पर जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए चीजों को मैनेज करना सही है। वहां पर डाइवर्सिफिकेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। वहां पर अलग अलग धर्म के लोग जो है वो मोर्चा देने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हैं। तो इसलिए हमें अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अप्रोचेस लेने की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से चीजों को जो है वो आपको हैंडल करना है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर समझने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ये जीडीपी की बात हो रही है, चाइना की, इंडिया की, राइट? तो वो अभी कंपेयर मत करो आप, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो करंट अफेयर्स वगैरह में आता है, तब हम उसके बारे में जो है वो देखेंगे बस। इसी के साथ गाइस 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपकी जो है वो हो जाती है फिनिश। अभी रुको, अभी जाना नहीं है कहीं पे। और बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के चैनल के ग्रुप को हमारे जो है वो ज्वाइन कर लीजिए आप। वहां पर अब पूरी शॉर्ट नोट्स, समरी, सब कुछ जो है वो आपको वहां पर जो है वो दिया जाएगा, प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। प्लस अभी वहां पर 500 प्लस सिविल सर्विसेज के टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और उसके एक एक करके वीडियोस भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और उसके नोट्स भी जो है वो रेगुलर बेसिस पर आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए मैंने जो है ये एक्सक्लूसिव ग्रुप जो है वो चालू जो है वो कर दिया है, शुरू जो है वो कर दिया है। आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई जो है वो बेहतरीन करिए। वहां पर रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी, आपको एक फ्लो में जो है वो रखा जाएगा, आपको कंसिस्टेंट रखा जाएगा। देखो ये पूरे नोट्स है, समरी है, नोट्स है, ये मैं आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। आप टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो जाइए और ये डाउनलोड कर लीजिए, और उसको एक बार बस आपको पढ़ना है, जो भी चीज हमने अभी तक पूरी कवर अप करी है। देखो चैप्टर वाइज पूरे नोट्स जो है वो आपको जो है वो दिए हुए हैं। जैसे आज हमने रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, तो प्रॉपर तरीके से आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी लिखी लिखवाई चीज आपको दे रखी है, आपको इसको पढ़ना है। और इससे भी शॉर्ट नोट्स अपने पास जो है मेंटेन करके रख लेना है, या इसको प्रिंट आउट करो और उसको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिवाइज करो। देखो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया। चैप्टर 9 की ये समरी है। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से मैंने ये टॉपिक जो है आपको दे दिया, एलपीजी जो है। हालांकि उसमें चाइना का कंपैरिजन जो है वो था, उसकी जगह मैंने आपको ये एलपीजी वाला टॉपिक जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये डाउनलोड कर लो वहां से, हमारे टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव चैनल से, और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो सॉलिड बनाओ। चलिए अब मैं साइन ऑफ करूंगा। और एक्सक्लूसिव ग्रुप आपको कहाँ से जो है वो मिलेगा? तो 9713282838 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर ली, व्हाट्सएप करिए एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलो, जय हिंद, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।